गरीब बहू ने पहली रसोई में बनाया अमीर खाना। अरुण अपनी प्रेमिका सुमन से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेता है। सुमन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी, तो वहीं अरुण बहुत ही अमीर था। गरीब होने के कारण सुमन की सास सुमन को पसंद नहीं करती थी। आज बेटा, तूने साबित कर दिया कि इस लड़की का प्यार तेरे लिए बहुत ऊपर है, लेकिन माँ बाप का प्यार तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज तो मेरे खिलाफ जाकर इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर ले आया। मैं इस गरीब लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अमीर और गरीब क्या होता है? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ ये गरीब है इस वजह से इसे छोड़ दूं। मैं इसके साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में था। मुझे पता है कि सुमन कैसी है, इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। ये भले ही ये गरीब है, लेकिन अपने घर को ये साथ में लेकर चलेगी, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये लड़की सिर्फ पैसे देखकर ही तुझे फंसाई है। तू अमीर है, तेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसने तुझसे शादी की। ये तो एक गरीब है। गरीब लोग किसी के नहीं होते, जहाँ पैसा दिखता है वहीं चले जाते हैं। आज तू है, कल तुझसे ज्यादा अमीर होगा तो तुझे छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। ये मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। माँ, आप किसी को जाने बिना कैसे जज कर सकती हो कि वो ऐसा है? आप एक बार सुमन को जानने की कोशिश करो, सुमन को परखने की कोशिश करो, सुमन का काम देखो, सुमन का व्यवहार देखो, उसके बाद फैसला करना कि सुमन कैसी है। बेटा, ये जो सर के बाल है ना, धूप में सफेद नहीं किए। मुझे काफी पुराना अनुभव है। मुझे इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ तुझे फंसाया है। तेरी प्रॉपर्टी, तेरा पैसा हथियाना चाहती है। ये इसके मासूम चेहरे पर और इसकी सुंदरता पर मत जाना। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके बिना नहीं रह सकती। अगर ये मुझे एक झोपड़ी में भी रखने के लिए तैयार है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके साथ वहाँ रह सकती हूँ। मुझे एक घर, ये पैसा, ये दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप और इनका प्यार चाहिए। आप बताऊं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोले। अरे हमारे सारे रिश्तेदार अमीर हैं, सबका अपना अपना बिजनेस है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई इंडिया से बाहर है, सबका अलग अलग स्टेटस है। जब उनको पता चलेगा कि मेरी बहू एक झोपड़पट्टी से उठाकर यहाँ लाए हैं, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। अमीरी गरीबी में क्या फर्क होता है, ये तो तुझे पता है ना। लड़की, तेरी हिम्मत इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि तू यहाँ आकर मुझसे मेरा प्यार और मेरे बेटे का प्यार मांगने की कोशिश कर रही है। माँ, इन बातों का अब क्या ही मतलब है? अब तो मेरी शादी हो चुकी है, आप इसे एक मौका तो देकर देखो। ठीक है, फिर मैं इसे तभी अपनी घर की बहू मानूंगी जब मैं जो जो इससे बोलूंगी वह अच्छे और ठीक ढंग से करेगी। तब मैं इसे रखना चाहती हूँ, तो लग जा अभी से काम पर। एक काम कर, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से और एक एक कोना चमकना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या है वह मैं तुझे थोड़ी देर में बताती हूँ। सुमन किसी भी हाल में अपनी सास का दिल जीतना चाहती थी। वे पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है। घर का एक एक कोना चमकने लगता है। सुमन की साफ सफाई देखकर सास हैरान हो जाती है। अरे वाह, इसने तो एक एक कोना चमका दिया। कोई बात नहीं, अभी तो पहली रसोई बाकी है। अब इस गरीब को पता चलेगा कि अमीर लोगों की पहली रसोई कैसी होती है। जब अमीरों का खाना बनाएगी ना, तब अकल आएगी, क्योंकि इसने तो गरीब लोगों का खाना बनाया होगा। थोड़ी देर बाद सास सुमन से कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे बताऊं या ना बताऊं। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है, शादी के बाद बहू की पहली रसोई होती है ससुराल में, और हम तो अमीर हैं और यहाँ अमीर खाना बनता है। तो तुम गरीब और तुमने आज तक अमीर खाना तो ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना टेस्ट किया होगा, तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि तू पहली रसोई में पास हो पाएगी या नहीं। माँ जी, मेरी नजर में कोई भी खाना हैसियत देखकर नहीं बनता है। खाना भूख मिटाने के लिए होता है, फिर गरीब का खाना हो या अमीर का खाना हो, खाना खाना ही होता है। अमीर का खाना गरीब का खाने में कोई फर्क नहीं होता। आपको जो बनवाना है आप मुझे बोल दीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी। ठीक है,
फिर तुझे 56 प्रकार का भोजन बनाना है। और हाँ, 56 प्रकार का भोजन, अलग अलग मिठाइयाँ। और अभी मेरे रिश्तेदार ना खाते पीते घर के हैं, बाहर का हम कुछ नहीं खाते। जो भी खाना बनता है वो घर का ही होता है। अगर तू इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी सबके सामने। मैं जानती हूँ माँ जी कि मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपका दिल जीत कर रहूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने आज तक अपने जीवन में 56 भोग नहीं खाया, लेकिन आज मैं पहली बार 56 भोग बनाऊंगी, वो भी ससुराल में। इतना बोलकर रसोई से चली जाती है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या क्या बनाए। बेचारी बिना कुछ सोचे समझे भगवान का नाम लेकर 56 प्रकार का भोजन और 56 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। उसे खाना बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार आना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार को खाना खिलाने से पहले 11 पंडितों को खाने पर बुलाती है। सुमन 11 पंडित को खाना खिलाती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद वे 11 पंडित सुमन को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अरे वाह, 56 भोग खाकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने भी 56 भोग बनाया है बड़े ही प्यार और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। भगवान उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। इतना स्वादिष्ट 56 भोग तो हमने कहीं नहीं खाया। सच में हमें बहुत ही आनंद आया है इस 56 भोग में। पंडित जी, खाना मेरी बहू ने बनाया है। आज पहली बार उसने अमीरों का 56 भोग बनाया है। बेटा, कोई भी भोग गरीब या अमीर नहीं होता। अगर गरीब भी भगवान को भोग लगाए ना तो वो भोग ही कहलाता है, और अगर अमीर भगवान को भोग लगाए तो वो भी भोग ही कहलाता है। इसलिए किसी भी भोग को या भोजन को अमीरी गरीबी में मत बांटो। जिसने भी ये भोजन बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। सभी पंडित और सभी रिश्तेदार खाने की बहुत तारीफ करते हैं। यह सब देखकर सास मन ही मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि हर सास को ऐसी बहू चाहिए होती है जो पूरे समाज में उसका मान सम्मान रखे। और सुमन की वजह से सास को सबके सामने बहुत मान सम्मान मिलता है, जिस वजह से सुमन की सास सब कुछ भूलकर सुमन को सबके सामने अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसे मुंह दिखाई के रूप में कुछ सगुन देती है और अपना आशीर्वाद देती है। रितु और उसकी सास मधु सुबह सोकर उठे हैं, तभी उन्हें आसपास लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर जाती हैं। तभी एक आदमी रितु से कहता है, तुम्हारे पति हरिया की लाश मिली है तुम्हारे खेत में, अरे जल्दी चलो। ये खबर सुनकर रितु और मधु दोनों भागते हुए अपनी खेती की ओर जाते हैं और देखते हैं कि मधु का बेटा हरिया, जिसके शरीर पर चाकू से गंदी तरह वार हो रखा था और वह बेचारा मृत उस खेत में पड़ा हुआ था। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, किसने मेरे बेटे को इस तरह मार दिया? आखिर मेरे लाल ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसको इतनी जलन थी कि उसने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया? अगर उसे कुछ चाहिए था तो ले लेता, लेकिन मेरा सुहाग तो नहीं छीनता। अब हम दोनों सास बहू क्या करेंगे? बेसहारा कर दिया किसी ने हमें। दरअसल हरिया किसानी करता था और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हरिया के खेत में हुआ करती थी, जिस वजह से आसपास के सभी लोग हरिया से जला करते थे। ऐसे ही अब समय बीतने लगता है। हरिया के जाने के बाद दोनों सास बहू अकेली हो जाती हैं। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत भी खराब होने लगती है। यह देखकर रितु मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है, साथ ही अपने खेत में भी खेती करती है। धीरे धीरे रितु के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। यह देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिस तरह से वे खेती करते थे ठीक उसी तरह से मैंने भी की है। इस बार फसल हो गई है और काफी अच्छी फसल हो गई है। इस बार हम अनाज अच्छे से बेचेंगे बाजार में और काफी अच्छे दाम भी मिलेंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप चिंता मत करो। समझो मैं ही आपका बेटा हूँ। सच में बाबू, इतनी कम उम्र में तूने बहुत कुछ झेला है, वरना आजकल के समय में कोई दूसरी होती ना
तो शायद मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती, लेकिन तूने दूसरी शादी करने की बजाय सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिया के साथ साथ मेरा बेटा तू भी है। एक बेटा तो भगवान ने छीन लिया, बस भगवान से यही दुआ है कि मेरा दूसरा बेटा सही सलामत रहे। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसे ही दोनों सास बहू खा पी कर सो जाती हैं। आधी रात को बहुत शोर होने लगता है। तभी एक आदमी रितु के घर का दरवाजा बजाता है। दोनों सास बहू दरवाजा खोलती है और वो आदमी बोलता है, अरे मधु बहन, तुम्हारे खेत में आग लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे चलो, पूरी फसल जला दी है किसी ने। दोनों सास बहू भागते हुए खेत की ओर जाती हुई देखती है कि उनकी पूरी फसल किसी ने जला दी। यह देखकर दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह से रोती हैं। हे भगवान, आखिर ऐसा कौन है जो हमें सुख चैन से देखना नहीं चाहता? आखिर क्या मिल रहा है ये सब करके? एक बार उसने मेरा बेटा छीन लिया, अब बार बार हमारी फसल को आग लगाकर वे क्या साबित करना चाहता है? अगर उसे हमसे बदला ही लेना है तो हमारे सामने आ जाए और हमें एक बार में ही मार दे। रितु को गुस्सा आता है और फिर पूरे गांव वालों से चीख चीख कर बोलती है, आखिर कौन है? क्या मिल रहा है ये सब करके? जीने दो मुझे और मेरी माँ को। इस तरह से हमें परेशान करके क्या मिल रहा है आप लोगों को? भगवान सब देखता है और एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खेत पर पैर रखने की। सब्र का फल मीठा होता है। हम किसी को कुछ भी उल्टा नहीं बोलेंगे। जिसने जो किया है मैं अच्छा किया है। बस भगवान पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी वहाँ गांव का सरपंच आता है और वे सरपंच रितु से कहता है, अरे बहू, अब देखो भाई, मेरी बात मानो तो ये खेत तुम बेच दो। अरे अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खेत तुम्हें फल ही नहीं रहा है। अब देखो ना, इस खेत की वजह से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया, और देख लेना ये खेत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है काका, हमारा खेत है, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। रितु बहू जरा रुको, यहाँ पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये लो कुछ बीज, ये लाल मिर्च के बीज हैं, इसकी खेती करो। ये भी जब तुम्हारे खेत में होने लगेंगे तब तुम्हारे घर की आर्थिक हालत बेहतर हो जाएगी। लाल मिर्च की खेती से तुम वह मुकाम हासिल करोगी अपने जीवन में जो तुम हासिल करना चाहती हो। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम किसने बताया? बेटा, अब ये जानने का समय नहीं है। तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है और मैं कौन हूँ ये जानने में अपना समय बेकार मत करो। बस इतना जान लो कि मैं एक फरिश्ता हूँ और मुझे भगवान ने ही यहाँ भेजा है। इस बीज को लेकर जाओ और कल अच्छे से अपने खेत में डाल देना। उसके कुछ दिनों बाद तुम्हारे खेत में लाल मिर्च की खेती होगी और ये एक जादू ही लाल मिर्च है। ये लाल मिर्च से तुम वह मुकाम हासिल करोगी जो तुम करना चाहती हो, और साथ ही अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाल मिर्च जादू ही है। अगर किसी ने बुरी नीयत के साथ इसे नष्ट करने की कोशिश की तो उसका पूरा घर और वह खुद तुरंत वहाँ जलकर राख हो जाएंगे। साथ ही तुम इस जादुई लाल मिर्च की मदद से जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह तुम मांग सकती हो। बस कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रितु को वैसे विश्वास नहीं होता उस बूढ़ी औरत की बात पर, लेकिन फिर भी उस औरत का मन रखने के लिए रितु वह बीज रख लेती है और लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रितु वह बीज को जाकर अपने खेत में डाल देती है। लगभग एक हफ्ते का समय निकल जाता है। एक हफ्ते के बाद रितु के खेत में जादुई लाल मिर्च की खेती होने लगती है और वह लाल मिर्च दिखने में काफी सुंदर थी। रितु इन लाल मिर्च को ले जाकर बाजार में बेचा करती। बाजार में लाल मिर्च की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब लाल मिर्च का व्यापार रितु बड़े ही अच्छे से चला रही थी। यह देखकर गांव के कुछ लोगों को जलन होने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर से गांव में शोर होता है, किंतु ये खेत में आग लग गई।
जैसे ही रितु और उसकी सास वहां जाते हैं तो देखते हैं कि आग रितु के खेत में नहीं बल्कि सरपंच के घर में लगी है। साथ ही सरपंच भी जलकर राख हो गया। रितु समझ जाती है उसके पति का हत्यारा और उसका फसल खराब करने के पीछे सरपंच का हाथ था। आखिर साबित हो गया ना कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मेरे पति का हत्यारा और हमारी तरक्की से चलने वाला ये सरपंच ही था और इसके किए की सजा इसको मिल गई। बस पूरे गांव वालों से इतना ही बोलना चाहूंगी कि जीवन में किसी की कामयाबी या तरक्की देखकर जलने से बेहतर है कि मेहनत करके खुद आगे बढ़ो, वरना सरपंच जैसी हरकत करने वालों का यही होता है। रितु अपने घर आ जाती है और अपनी जादुई लाल मिर्च की खेती करके अपने जीवन में आगे बढ़ती है।